हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जो वीडियो था भारत एवं उसके राष्ट्र में, हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे आय क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसके बाद गरीबी, राज्य का गरीबी देखे थे, गरीबी तथा उसके आय के बीच में संबंध देखे थे, राष्ट्रीय इनकम देखे थे। उसमें भी किसी जो है उसका क्या क्या जो है पहलू हैं, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो था राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनेगा उसके आधार पर, है ना। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, है ना। तो उस पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस तरह से प्रश्न बनेगा, है ना। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया, स्वतंत्रता से पहले। इसको लिखना कैसे आपको उसको उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, भारत में स्वतंत्र राष्ट्रीय आय का गणना किस तरह से, स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी ने 1868 में जो है भारत का राष्ट्रीय आय का गणना किया, है ना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया तथा दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है पोवर्टी अनब्रिटिशर्स इन इंडिया। उसमें उन्होंने दर्शाया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, 20 रुपया है। तो और देखिए स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का गणना किसे किया, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी महालनोबिस ने अगस्त 1949 ईस्वी में, तथा इसी ने एक समिति जो था राष्ट्रीय आय समिति, उसने अपना पहला रिपोर्ट जारी किया 1951 ईस्वी में अपना पहला रिपोर्ट जारी किया था। आप आंसर लिख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया, तथा इनका पुस्तक पॉवर्टी अनब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया में उन्होंने देश के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया मतलब 20 रुपया दर्शाया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने अगस्त 1949 में जो है गणना की, लेकिन उसके राष्ट्रीय आय का समिति का पहला रिपोर्ट 1951 में है। इस तरह से आंसर को आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, पूछ सकता है कि कौन सा संगठन जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय का गणना करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1954 ईस्वी में भारत में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करना तथा उसका आंकड़ा प्रस्तुत करना। तो पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है। तो लिखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका स्थापना 1954 ईस्वी में होता है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय का गणना तथा आंकड़ा पर प्रस्तुत करना है। ऑब्जेक्टिव में पुस्तक CSO का मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा इसको। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये पूछ सकता है प्रश्न 2 नंबर में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 नंबरों के प्रश्नों की संख्या 12 है आप लोगों में, तो 2 नंबर की प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहेंगे। 4 नंबर के भी प्रश्न आएंगे, है ना। ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो कुल राष्ट्र का जितना भी आय है उसमें देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सिंपल भाषा में राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला बोल रहा राष्ट्रीय आय का गणना किसे, राष्ट्रीय आय का गणना, है ना, तथा उसकी गणना में क्या कठिनाइयाँ हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो राष्ट्रीय आय का गणना के बारे में किस तरह से आप आंसर लिखिएगा।
जब भी कहे कि राष्ट्रीय आय क्या है तो इसके गणना की कितने विधियां हैं, तो आप पहले लिखिएगा राष्ट्रीय आय का परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद गणना के बारे में लिखिएगा और उसकी कितनी विधियां उसको लिखिएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर केन्स नाम के एक प्रोफेसर हैं, उनके अनुसार होता है, प्रोफेसर केन्स ने भी एक अपना परिभाषा दिया था कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, पूरा जो कुल खर्च और व्यय के योग को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये भी लिख दीजिएगा उसमें, है ना। उसके बाद लिखिएगा कि क्या क्या उसकी विधियां हैं। तो हम लोग जानते हैं उत्पादन, यहाँ समझिएगा, देखिए चलिए देखिए क्या होता है। देखिए आय व्यय और उत्पादन में बहुत ही बड़ा एक संबंध है ना, और उस संबंध को समझेंगे। देखिए आय क्या होता है, जो भी व्यक्ति के पास जो भी चीज़ आते हैं, यदि इसके कार्य करने से, भौतिक या शारीरिक मानसिक कार्य करने से जो उसे प्राप्त होता है उसको आय कहते हैं ना। यदि व्यक्ति के पास आय ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, मांग होगा, वह सोचेगा कि कुछ खर्च करे, कुछ खरीदे, है ना। किसी व्यक्ति के पास यदि पैसा ज़्यादा है तो उसका व्यय शक्ति, किसी भी चीज़ को खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। तो आय होगा तो वो सोचेगा कि हम कुछ भी चीज़ को खरीदें, और वो जब यहाँ से मांग होगा कि कुछ खरीदें, है ना, और जब वो खरीदेगा तो ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप खरीदिएगा तो उसका उत्पादन होगा, और फिर जब उत्पादन होगा तो फिर उसमें लोग काम करेंगे, और लोग काम करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से आय की प्राप्ति होगी। उसके बाद फिर व्यय होगा और फिर क्या होगा, आपको उत्पादन होगा। तो यह एक प्रकार से चक्रीय क्या है, एक प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रिक प्रोसेस है ना। उत्पादन, उसके बाद आय, उसके बाद व्यय, फिर उत्पादन होगा, फिर आय, फिर व्यय। तो यह चक्र चलते रहता है ना। इसको दर्शा दीजिएगा कहीं भी आपको पूछे तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का गणना कितने विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी है भाई, तो राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए जरूरी है ताकि देश की हम लोग विकासशील देश की हम लोग आर्थिक स्थिति का माप कर सके कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए कि हमारा देश विकसित देशों के श्रेणी में आ सके, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियाँ। पहला, उत्पादन के आधार पर हम लोग गणना कर सकते हैं, देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। दूसरा, आय के द्वारा, मतलब राष्ट्र की कितना आय है, देश में प्रति व्यक्तियों के पास कितना आय है, उसके आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं उस आधार पर, या देश में व्यक्तियों के पास कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वस्तु लोग बना पा रहे हैं, उसके आधार पर भी किया जा सकता है। और तीसरा भी मतलब कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है, उस आधार पर भी राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है ना। तो उत्पादन एवं मूल्य विधि क्या होता है, राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के माध्यम से मौद्रिक आय की प्राप्ति, मतलब कि उत्पादन के माध्यम से जितना उसको पैसा प्राप्त होता है उसी को हम लोग उत्पादन विधि कहते हैं। तो उत्पादन विधि क्या होता है, तो उसमें लोगों के उत्पादन से संबंधित होता है, कितने उत्पादन कर रहे हैं उस आधार पर राष्ट्र के आय का गणना होता है। आय विधि क्या होता है, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, उसको हम लोग आय विधि कहेंगे। और व्यय विधि मतलब लोगों के खर्च या व्यय करने की शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, उसको हम लोग व्यय विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयाँ होगा, है ना। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में अब हम लोग गणना कर लिए 3 विधि से। कौन कौन विधि, आय, उत्पादन के आधार पर, आय के आधार पर और व्यय के आधार पर। अब गणना में क्या कठिनाइयाँ आ सकता है उसके बारे में जानेंगे। और पूछता है कि जो है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने में होने वाली कठिनाइयों से क्या समझते हैं। और 2 नंबर में भी पूछेगा या 4 नंबर में भी ये सही प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो क्या होता है, यदि देश का राष्ट्रीय विकास के सहज मापदंड राष्ट्रीय आय का गणना है। यदि देश का राष्ट्रीय विकास को मापना है तो राष्ट्रीय आय का गणना बहुत ही ज़रूरी है ना।
और राष्ट्रीय आय के आधार पर देश को हम लोग क्या, यदि राष्ट्रीय आय के आधार पर देश के राष्ट्रीय आय के आधार पर देश को हम लोग विकसित, विकासशील एवं अविकसित देशों का मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा देश विकसित है अविकसित है, उसके राष्ट्रीय आय के आधार पर ही होता है। लेकिन इनकी गणना में कौन कौन सी कठिनाई होती है? इनकी गणना में 3 कठिनाइयाँ आती हैं। कौन कौन भाई? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में 3 कठिनाई आती है। पहला, आंकड़ों के एकत्र करने में जो है दिक्कतें जो आती है। उसके बाद दोहरी गणना की संभावना। ऐसा होता है कि पहले तो भारत इतना बड़ा देश है जिसमें जो भौगोलिक इतना विविधता है, जिसमें लोगों का आंकड़ा को एकत्र करना ही एक कहीं ना कहीं कठिनाई है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना, एक ही व्यक्ति को 2 बार गणना करने की संभावना रहती है। और मूल्य को मापने में भी कठिनाई आती है कि एक जगह पर उसी वस्तु का मूल्य कुछ और है, अन्य जगह पर उसी वस्तु का मूल्य कुछ और है। चलिए इसको क्लिफाई करते हैं ना, एलेबोरेट करते हैं। देखिए, आंकड़ों को एकत्र करना, भारत जैसे भौगोलिक देश, भारत जैसे बड़े देश, विविधता वाले देश, जहाँ अन्य तरह का भौगोलिक विविधता, राजनीतिक विविधता, धार्मिक विविधता दिखते हैं, वहाँ पर आंकड़ा एकत्र करने में कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और यहाँ के लोगों का आंकड़ा प्राप्त करना आसान नहीं है ना। तो आंकड़ा को प्राप्त करने में भी क्या होता है, दिक्कतें आती है। उसके बाद दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना कैसे? मान लीजिए एक ही व्यक्ति, एक गांव है और इसमें एक ही व्यक्ति के 2 घर है, तो दोनों घर का जो एक बार से क्या हो गया, गणना हो गया, जबकि दोनों घर एक ही हैं। तो क्या होगा कि इस घर को भी गणना कर लिए गए और इस घर के भी, तो दोनों घर के, एक ही घर के 2 बार गणना कर लिए, तो संभावना है कि उस देश का आय जो होगा एक ही चीज़ को 2 बार गिनती कर लेने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो भौगोलिक एवं मानवीय विविधता, मतलब कि ऐसी विविधता कारण, मानव के विविधता के कारण ऐसी होता है कि आय एवं उत्पाद को 2 स्थानों पर अंकित कर लिया जाता है, 2 स्थानों पर उसका कार्य कर लिया जाता है, गणना कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, वास्तविक आय जिससे था उससे अधिक बढ़ गया, क्योंकि आप ही को 2 बार काउंट कर लिया जाएगा। तो ओबवियस सी बात है कि बढ़ जाएगा आदमी। यदि 10 लड़के हैं और एक ही लड़का को 2 बार काउंट कर लिया जाए तो 10 से 12 हो जाएगा। तो उस तरह से ये भी दोहरी गणना की संभावना रहता है। और तीसरा बात, मूल्य मापने में कठिनाइयाँ। तो मूल्य मापने में कठिनाइयाँ क्या होती है कि एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग जगहों पर अलग होता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मुजफ्फरपुर है और यहाँ पर वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, और इसी को यदि हम जाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाएंगे यहाँ से मुजफ्फरपुर से, तो उस पर जो है भाव बढ़ जाएगा, उसका जो क्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ से किसी अन्य स्थान पर जाएगा तो उसमें मरम्मत वगैरह जुड़ेगा, जो है गाड़ी का भाड़ा वगैरह जुड़ेगा, तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो एक ही वस्तु, यहाँ पर वस्तु का मूल्य कुछ और गिना जा रहा है, अन्य स्थान पर अन्य गिना जा रहा है, तो इसके आंकड़ा प्राप्त होने में दिक्कतें आएगी, उतना सही नहीं प्राप्त होगी। तो ये क्या होगा, उसके आंकड़ा प्राप्त करने में दिक्कतों का ये होगा, है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए राष्ट्रीय विकास में जो है राष्ट्रीय आय की क्या भूमिका है। देखिए, विकास क्या होता है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। देखिए, आर्थिक विकास जो है एक गुणात्मक क्रिया, यदि देश सही मायने में यदि विकास कर रहा है तो उसको राष्ट्रीय विकास कहेंगे। राष्ट्रीय विकास मतलब देश के उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों की जीवन स्तर में विकास हो रहा है तो उसको विकास कहेंगे, है ना। तो विकास की जब भी क्रिया होगा, यदि विकास की क्रिया हो रहा है तो उस देश के जो है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है तो भी आर्थिक विकास होगा, है ना, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है तभी आर्थिक विकास होगा ही होगा। मतलब लोगों का रहन सहन में परिवर्तन आएगा, व्यय शक्ति में परिवर्तन आएगा, क्रय शक्ति में परिवर्तन आएगा तथा उत्पादन में भी परिवर्तन आएगा। तो ये याद रखिएगा। और ये हम जो है फर्स्ट क्लास में पहला चैप्टर में हम ये सभी चीज़ बता चुके हैं, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिए। पहला चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना, तो वहाँ से ये कवर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। कई पूछता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं, राष्ट्रीय आय एक देश की आय होती है। एक देश में एक वर्ष में जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हम लोग का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है ना। राष्ट्रीय आय जो है कुल एक राष्ट्र की संपत्ति होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्तिगत व्यक्ति का जो होता है क्या होता है, क्या होता है, संसाधन होता है या आय होता है। उस तरह से राष्ट्रीय आय वृद्धि करने पर यह राष्ट्रीय आय वृद्धि होने का मतलब यह नहीं कि लोगों का भी वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय वास्तविक मायने में वृद्धि होगा, है ना। ये सभी अंतर हैं।
ये इसको 2 नंबर में लिख लीजिए। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है ना राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी प्रभावित, दोनों रूप से प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है बटा देश की कुल जनसंख्या होता है, उसके बराबर क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र के टोटल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल संपत्ति, तो हम लोग क्या हो जाता है राष्ट्रीय आय। उसके बाद क्या होता है हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए प्रति व्यक्ति आय यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब होगा बढ़ रहा है, वृद्धि होगा, तो राष्ट्रीय आय सही मायने में एकदम जरूरी है कि यदि देश के लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं। क्यों भाई, क्योंकि हो सकता है कि देश में बहुत बड़े कंपनी वाले हों जो करोड़ों रुपया अरबों रुपये एक दिन में कमाते हों, जिससे क्या होगा कि देश के सभी जनसंख्या से ज़्यादा वो कमाते हैं और एक दिन में लाखों रुपया कमाएंगे, तो वो क्या होगा कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक उस देश के सभी जनता के तो पैसा के पास नहीं है, केवल पूंजीपतियों के पास आया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय वृद्धि करने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा ही होगा, लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो विकास भी होगा। इसके बाद विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी कर, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है 2 नंबर में। तो जान रहे राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय प्रगति के मूल्य, राष्ट्रीय प्रगति का मूल रूप से प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। कोई भी देश यदि प्रगति कर रहा है तो उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है ना, कि कितनी उसकी राष्ट्रीय आय है। देश की जनसंख्या उपभोक्ता के रूप में काम करती है, क्योंकि देश की जनसंख्या वो वस्तुओं को खरीदने के लिए काम करती है, वो उसमें खर्च करने के रूप में काम करती है। यदि देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, यदि देश के प्रति व्यक्ति आय में PCI में वृद्धि होगा तो देश जो यदि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वह कोई वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब क्रय शक्ति में वृद्धि होगा, वह वस्तुओं को खरीदेंगे ज़्यादा, और जब ज़्यादा वस्तुओं को खरीदा जाएगा तो उत्पादन मांग होगी और उत्पादन भी होगा, और उत्पादन में जब बढ़ावा मिलेगा तो लोग उसमें काम करेंगे, और लोग उसमें काम करेंगे तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा और व्यक्ति का विकास भी होगा, जिससे लोगों का गुणात्मक परिवर्तन भी होगा, है ना। तो लोगों के गुण में भी परिवर्तन होगा और वहाँ से राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, और कमेंट जरूर कीजिए। यदि जहां आपको दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।